हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग। और आज हम लोग कैपिटल बजटिंग का थर्ड सम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या लिख के दिया। द रिलायंस पावर लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द परचेज प्राइस ऑफ ईच मशीन, इतना लिख के दिया है। वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपीज लिखा है। लाइफ ऑफ मशीन 5 years है। एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू लिख के दिया है 2 लाख। Actual salvage value realized at end of the life 2,40,000. Method of depreciation straight line. Tax rate 30%. Cost of capital 10%. And earning before depreciation tax का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हमें लिख के दिया दो मशीन का, मशीन ए मशीन बी, और दोनों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख के दिया। एंड कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू बोला। सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉफिटेबल मशीन। तो सिंपल है, इस मशीन का एनपीवी हाईएस्ट होगा, वही आप लोग सिलेक्ट करेंगे मशीन को। ठीक है, तो बस अब इस हमको सॉल्व कैसे करना है आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहता है, पहले कैलकुलेट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को निकालने का दो तरीका है, या तो परसेंटेजेस गिवन होगा या परसेंटेजेस नॉट गिवन होगा। तो क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी आपको डेप्रिसिएशन का परसेंटेज लिख के दिया है क्या? डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कहीं पे भी गिवन है आपको? नहीं लिख के दिया ना, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं, एंड पेज नंबर 264। तो जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन का सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन, सॉरी कैपिटल बजटिंग का सम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला निकालेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेशन ऑफ लाइफ। तो मैं तो मशीन ए करने वाला हूँ, बी तो आपको करना पड़ेगा। तो मशीन का कॉस्ट, तो मशीन का कॉस्ट मुझे लिख के दिया है 12 लाख रुपीज। 12 लाख रुपीज माइनस साल्वेज वैल्यू। तो यहाँ पे जो साल्वेज वैल्यू कंसिडर किया जाता है ना, वो एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू कंसिडर किया जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टिमेशन ऑफ लाइफ। हम एस्टिमेट करेंगे मशीन की लाइफ इतनी होगी, तो यहाँ पे साल्वेज वैल्यू कभी पहले ही हम लोग को नहीं पता चल जाता कि भंगार वाला हम लोग को इतना वैल्यू देगा। तो साल की शुरुआत में हम लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि भंगार वाला कम से कम अपन को इतना पैसा दे सकता है। तो वो आपका साल्वेज वैल्यू होगा। तो यहाँ पे आपको एस्टिमेशन वाला लेना है, ना कि एक्चुअल वाला। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आपको दो साल्वेज वैल्यू लिख के दी। एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू 2 लाख है, और एक्चुअल साल्वेज वैल्यू रियलाइज एट एंड ऑफ द 2,40,000। तो एस्टिमेट साल्वेज वैल्यू मेरे साल शुरू होने के पहले ही मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू आएगा 2 लाख। ओके, डिवाइड बाय एस्टिमेशन ऑफ लाइफ। तो मशीन की लाइफ आपको देखो, लाइफ ऑफ द मशीन 5 years एंड परचेज प्राइस ऑफ ईच मशीन इज 12 लाख। दिख रहा है, ये 12 लाख हो गया और ये लस की मशीन 5। तो डिवाइड कर दूंगा तो ये 10 लाख आएगा। फिर 10 लाख को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2 लाख पर एनम। ठीक है, फिर उसके बाद से दूसरा हमें स्टेप फॉलो करना है, कैश इन फ्लो। तो कैश इन फ्लो कैसे मिलेगा हमें? एनपीएटी प्लस डेप्रिसिएशन करना है। ओके, तो एनपीएटी को निकालने के लिए फॉलो करने का टेबल बनाएंगे हम लोग। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है। हमें लिख के दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ओके, तो पहले साल का हमें लिख के दिया, एवरी ईयर का 6 लाख रुपीज है, तो 6 लाख लिख दिए हम। 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख।
फिर उसके बाद नंबर 2 पे हम लोग को क्या रिकॉर्ड करना है, इसमें से माइनस देखो नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। तो बिफोर डेप्रिसिएशन तो पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। तो हर साल का 2 लाख है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही होगा, तो इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो माइनस करेंगे 4 लाख आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। अब लिख दिया तो सभी लिख देता हूँ। 4 लाख, 4 लाख। ठीक है। अब इसमें से क्या लेस करेंगे, अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे टैक्स। तो हमें क्वेश्चन में टैक्स का रेट लिख के दिया है @30%। ओके, तो 4 लाख का 30% अगर मैं निकालता हूँ तो 1,20,000 आएगा। तो सब में वही आने वाला है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो वही सेम यहाँ पे लिख दिया। अब लेस कर देता हूँ। तो 5th नंबर पे मिल जाएगा मुझे NP80, 2,80,000। तो सब में वही आंसर आने वाला, इसलिए सब में मैं वही एरो कर देता हूँ कि वही आने वाला करके। ठीक है, फिर NP80 में फिर क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मुझे कितना है, 2 लाख। तो मैं क्या करूंगा, सब में 2 लाख लिख दूंगा। तो मुझे फाइनल आंसर आ जाएगा कैश एंड फ्लो। तो इसमें तो सब में लिखना पड़ेगा। तो 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000, और यहाँ पे भी आएगा 4,80,000। अब इसमें हम लोग प्लस करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल लिख के दिया तो क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है 6 लाख रुपीज, तो लास्ट ईयर वाले में आपको ऐड ऑन करना है 6 लाख। फिर उसके बाद क्वेश्चन में अगर स्क्रैप वैल्यू लिख के दिया रहेगा तो स्क्रैप वैल्यू भी आ जाएगा, स्क्रैप वैल्यू तो ऑफकोर्स लिख के दिया है, और स्क्रैप वैल्यू एंड ऑफ द ईयर मिलेगा हमें। बट यहाँ पे पहले दिखा देता आपको वर्किंग कैपिटल। देखो, तो वर्किंग कैपिटल 6 लाख रुपीज लिख के दिया, तो मैंने यहाँ पे 6 लाख लिख दिया। और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू, तो देखो स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेशन, ये साल्वेज वैल्यू हमें लिख के दिया है। एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू 2 लाख है, एक्चुअल 2,40,000 है। तो 6th ईयर के एंड में ही मुझे एक्चुअल वैल्यू मिलेगा ना, जब मैं भंगार वाले को बेचने के लिए जाऊंगा, तो भंगार वाला मुझे जब वैल्यू देगा तो लास्ट ईयर में मुझे पता चलेगा, इसलिए यहाँ पे एक्चुअल वाला रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअल वाला। तो 2,40,000 एक्चुअल साल्वेज वैल्यू लिख देता हूँ, एक्चुअल साल्वेज वैल्यू आपको यहाँ पे रिकॉर्ड। ठीक है। अब सोचो, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर है। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि आपको मिला 2,40,000 और आपने सोचा था कि कितना, 2 लाख। तो यहाँ पे कितने का फायदा हो जाएगा आपको, 40,000 का। तो ये जो 40,000 का आपको जो प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, इस गेन के ऊपर भी तो गवर्नमेंट को अपन को टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जो फायदा हुआ है, यहाँ पे हमें जो गेन हुआ है, उस गेन के ऊपर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2,40,000 तो मुझे रिसीव हो रहा है, और मैंने एस्टिमेशन किया था 2 लाख का। तो 40,000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। तो 40,000 का जो मुझे गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उसके ऊपर भी मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वही आपको लास्ट ईयर वाले में करने का, सी माइनस टैक्स ऑन गेन। कोई टैक्स का रेट कितना है, 30%। तो मैं क्या करूँगा, 40,000 के ऊपर ही निकालना है मुझे। तो 40,000 का 30% अगर मैं निकालता हूँ तो 12,000 आ जाएगा। तो टैक्स पे करना पड़ेगा, तो जेब में से पैसा जाएगा ना, पैसा कम हो जाएगा, तो इसलिए आपको लेस करना है, लास्ट ईयर वाले में आपको लेस करना है बस। तो ये सबको बस सिखाने का पर्पज यही था कि ये टैक्स ऑन जो गेन अपन को लिख के दिया ना, इसलिए ये सब मैंने कराया है।
तो वर्किंग कैपिटल स्क्रैप वैल्यू तो मैंने आपको बताया कि आपको लास्ट ईयर में तो आपको ऐड करना ही करना है। फिर ये टैक्स और जो गेन है ये आपके लिए नया आइटम था, तो ये 3 आइटम मैंने कंसिडर कर लिया। अब क्या करेंगे, एक एक करके सबको प्लस करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे करते हैं। तो भी एक ही पेज पे सब एडजस्ट करना पड़ेगा। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, फर्स्ट ईयर का जो रहेगा वो लिख देंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का जो रहेगा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो रहेगा थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का जो रहेगा फोर्थ ईयर, एंड फिफ्थ ईयर का जो होगा फिफ्थ ईयर में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम डिजिट लिख देता हूँ। यहाँ पे कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। तो फर्स्ट ईयर का मेरा कैश इनफ्लो 4,80,000 है, सेकेंड ईयर का भी 4,80,000 है, थर्ड ईयर का भी 4,80,000 है, फोर्थ ईयर का भी 4,80,000 है, फिफ्थ ईयर में आपको सब प्लस माइनस करके आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो वही जैसा था। थोड़ा क्लोजअप में ले लेता हूँ, आपको समझेंगे। फिर उस तरफ फिफ्थ ईयर का हमें कैसे मिलेगा, तो वही यहाँ पे देखो 4,80,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,40,000, उसमें से माइनस करेंगे 12,000। तो मैं आपको प्लस और माइनस करके देखा था। 4,80,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,40,000 माइनस 12,000, तो 13,08,000 आता है। मैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा, 13,08,000। बस अब मैं क्या करूँगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दूंगा। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लिख के दिया है, 0.909, फिर 0.826, देन 0.751, नेक्स्ट 0.683, नेक्स्ट 0.621। बस अब उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, वही सेम जैसा करते हैं, 4,80,000 इंटू 0.909, 4,36,320, 4,36,320। तो उसी तरह इसको करूंगा तो आंसर आएगा 3,96,480। फिर इसी तरह नेक्स्ट वाले का करूंगा तो 3,60,480। फिर इसको इसके साथ करूंगा तो आएगा 3,27,840। फिर इसको इसके साथ करूंगा तो आएगा 8,12,268। बस अब इसी का क्यूमुलेटिव निकालना है मुझे। तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, तो फर्स्ट तो सेम आएगा 4,36,320, उसमें प्लस करूंगा नेक्स्ट ईयर का वैल्यू, प्लस 3,96,480, तो आएगा 8,32,800। फिर इसमें नेक्स्ट ईयर ऐड करूंगा, नेक्स्ट प्लस 3,60,480, 11,93,280। ओके, फिर इसमें नेक्स्ट ईयर वाला ऐड करूंगा 3,27,840, तो 15,21,120। फिर उसमें नेक्स्ट ईयर वाला ऐड कर दूंगा लास्ट, प्लस 8,12,268, तो आएगा 23,33,380। बस हो गया। अब मुझे पूछा है एनपीवी। एनपीवी कैसे मिलता है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल अगर लिख के दिया रहेगा तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगा, तो जो लास्ट ईयर का आपका जो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू आएगा आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, तो 23,33,380 माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 16 लाख है,
तो सॉरी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 लाख है। 12 लाख है, प्लस वर्किंग कैपिटल मुझे क्वेश्चन में लिख के दिया 6 लाख। तो वर्किंग कैपिटल आपको इसके अंदर कंसिडर करना है। तो 23,33,380 माइनस 18 लाख। फिर उसमें इसको माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा मुझे? तो 5,33,380। बस आगे। तो इसी तरह मैंने आपको मशीन ए का करके देखा, जिस तरह मैंने ए का किया उसी तरह आपको बी का करना है, बस कुछ नहीं। बस आपको इस टॉप मतलब ये वाले समय आपको सिर्फ यही चीज लास्ट वाली याद रखनी थी। कैश इन फ्लो में लास्ट ईयर वाला जो रहेगा उसमें वर्किंग कैपिटल अगर होगा तो ऐड करना है, स्क्रैप वैल्यू रहेगा तो ऐड करना है। बट यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू का डिफरेंस था तो जो प्रॉफिट हमने गेन हुआ उसके ऊपर हमने माइनस कर दिया, बस। तो ये आपको इस तरह आपको करना है, और ये हमको सिखाने का पर्पज भी यही था ऐसा। ठीक है, तो आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।